आज का जो वीडियो है वो इतिहास के 12वीं की जो पुस्तक है उसका चैप्टर 2 गुप्त मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का ये वीडियो तीसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश को देखा, मौर्य साम्राज्य को देखा कि कैसे मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य की। तो जहाँ तक हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसमें हम मुख्य रूप से वायु पुराण को देखते हैं। इसके अलावा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, मृच्छकटिकम है, वात्स्यायन जो है का कामसूत्र है, महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके साथ साथ जो चीनी यात्री फाहियान है और एवं ह्वेनसांग है उनके विवरणों से भी हमें गुप्त वंश के इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो गुप्त वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो उसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, जिसने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन इसके बाद आया घटोत्कच जिसने 319 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इन दोनों शासकों के इतिहास में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि इन दोनों ही शासकों ने कुछ ऐसे उनकी कुछ महानता वाले काम रहे नहीं और ना ही उनका कार्यकाल इतना लंबा रहा, जिसके कारण उन्हें इतिहास में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन अगर गुप्त वंश के संस्थापक की हम बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और 350 ईस्वी तक उसका शासन रहा। इसने 320 ईस्वी में जब गुप्त वंश 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 320 ईस्वी जो है वो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। इसके बाद हम आते हैं समुद्रगुप्त पराक्रमण। समुद्रगुप्त पराक्रमण जो था उसने 350 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वप्रतापी राजसम्राट था। और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके अनुसार इसके दिग्विजयों का उद्देश्य धरणीबंध अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसके दिग्विजयों की चर्चा की गई है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई और हरिसेन उसके दरबार का एक राजकवि था जिसने उसके विजयों के जहाँ जहाँ उसने विजय प्राप्त की उन सभी विजयों की गाथा लिखी है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, किसके बारे में कही गई है, उनमें किसके विजयों के बारे में कहा गया है। तो आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति हरिवंश के हरिसेन के द्वारा लिखी गई है और ये हरिसेन जो है वो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का राजकवि था और उसने अपने प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय अभियानों के बारे में लिखा है। समुद्रगुप्त के बारे में जो जानने वाली बात यह है कि उसके एक तो उसके विजयों के बारे में जानना है जिसे उसे दिग्विजय कहा जाता है। दूसरी चीज़ जो उसके बारे में जानने वाली है कि उसके विजयों को देखते हुए उसकी तुलना फ्रांस के नेपोलियन से की गई है। और तीसरी बात यह है कि उसने उसके सिक्कों से ये पता चलता है कि उसने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ करवाया था और साथ ही साथ उसके संगीत प्रेमी होने की भी चर्चा इतिहास से मिलती है। जो ये जानकारी भी उसके सिक्कों से ही मिलती है जिसमें उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसे वाद्य यंत्र वीणा बजाना आता था और उसे संगीत से कितना प्रेम था। इसके बाद आता है रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसने शकों को परास्त करके एक अपमानजनक संधि करने के लिए शकों ने इससे परास्त करके एक अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया था। इसके तहत उसने अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को एक शक राजा को भेंट कर दिया था। रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उससे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने कुल की मर्यादा के लिए अपने भाई की हत्या की और अपनी भाभी को शकों से छुड़ा कर लाया था। तो और फिर वो अपनी भाभी से उसने यहाँ पर विवाह कर लिया था। तो यहाँ से जो है रामगुप्त की उतनी चर्चा नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ से हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसे विक्रमादित्य की संज्ञा दी जाती है। इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कुछ बातें हैं इसके बारे में जो जानना जरूरी, जैसे इसके दरबार में नवरत्न थे, उसके बाद इसने शकों को परास्त किया था, हूनों को परास्त किया था। और एक बात है इसके बारे में कि इसके ही दरबार में चीनी यात्री जो है फाहियान वो भारत आया था और इसी के काल में हर क्षेत्र में इतनी प्रगति देखने को मिली कि इसके काल को इतिहास में गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा गया है तो वो इसी के काल को लेकर कहा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ही हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिलती है। तो हम थोड़े से इसकी चर्चा कर लेंगे कि चंद्रगुप्त की जो राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी कि इसकी माता कौन थी?
राजमहिषी दत्त देवी। और विक्रमादित्य की इसको उपाधि मिली थी। इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था और इसकी जो पुत्री थी वो प्रभा देवी गुप्त थी। प्रभा देवी गुप्त का विवाह जो है वो वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था और चंद्रगुप्त ने वाकाटकों की सहायता से काठियावाड़ के शकों का अंत किया था। यहाँ याद रखना किसने शकों को परास्त किया था। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार के समीप स्थित लौह स्तंभ पर अंकित जो चंद्र है, इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये चंद्र इसी राजा के नाम पर या चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम पर ही यहाँ पे जो चंद्र है वो इसी का है। अब हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके काल में इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसके नवरत्नों के नाम हम देखेंगे। आप इसको लिख लेना। इसके दरबार में नवरत्न थे जो कि इसकी एक सांस्कृतिक उपलब्धि कही जाती है। उसके नवरत्नों के नाम इस तरह से हैं: शंकु, शपनक, घटकपर, बेताल भट्ट, बारह मिहिर, वर रुचि, कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी। इन सभी नामों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इतिहास में कहीं से भी ये नाम उठाकर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में थे। आपको बताना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसके अलावा इसके धर्म की अगर हम बात करें तो यह वैष्णव धर्मावलंबी था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वह जैन धर्म में दीक्षित हुआ था, लेकिन अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करें तो यह वैष्णव धर्म मतावलंबी था। और लेकिन ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। ऐसा नहीं था कि अगर ये वैष्णव धर्म को मानता है तो उसने अपनी प्रजा को भी विवश किया कि वो भी वैष्णव धर्म को माने। ऐसा कुछ नहीं। उसने अपनी प्रजा को ये छूट दे रखी थी कि वो जो धर्म चाहे मान सकते हैं, इसीलिए इसको एक धर्म सहिष्णु राजा कहा गया। उसका जो सेनापति था वो आम्रकार्दव था जो कि बौद्ध था। तो इससे पता चलता है उसकी धर्म सहिष्णुता का कि वो खुद वैष्णव है बट उसका जो सेनापति है वो बौद्ध है। पाटलिपुत्र उज्जैनी उसकी दो राजधानियाँ थी। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैनी किसकी राजधानी थी या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन नगरों को अपनी राजधानी बनाया था। और फाहियान, जैसे कि मैंने बताया कि फाहियान इसके दरबार में आया था और 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा और विभिन्न क्षेत्रों पे भ्रमण करता हुआ अपने यात्रा वृत्तांत को उसने लिखा था। इसके बाद जो शासक आता है वह कुमारगुप्त प्रथम, जिसका काल है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। इसका काल जो है वो बहुत ही शांति और सुव्यवस्था वाला काल था। मंदसौर में रेशम काटने वाली एक श्रेणी के अभिलेख से इसके द्वारा की गई मालवा विजय का पता चलता है। मतलब इसने मालवा पर विजय की थी। इस बात का पता किससे चलता है? मंदसौर के रेशम काटने वाले के एक श्रेणी अभिलेख से। और पश्चिमी मालवा में उसके राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का काल था 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। यह कुमारगुप्त का पुत्र था। इसने भारत पर हुनों के आक्रमण इसके समय में हुए थे। इसने हुनों को परास्त किया था और हुनों को पराजित करने वाला समुद्रगुप्त भारत का ही नहीं संपूर्ण एशिया एवं यूरोप का प्रथम वीर था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें सुदर्शन झील की मरम्मत का पता चलता है। सुदर्शन झील की मरम्मत कई शासकों ने करवाया, जिसमें अशोक ने भी करवाया था और इसमें स्कंदगुप्त का नाम भी आता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि वह एक योग्य, विचारशील, दयावान, लोकहित और प्रजावत्सल शासक था। यह गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था। इसके पश्चात गुप्त वंश धीरे धीरे पतन की ओर जाता गया क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे, क्योंकि इसके काल में सबसे ज़्यादा हुनों के मतलब गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा हुनों के आक्रमण हुए और हुनों के आक्रमण को रोकने में जिस राजा को सक्षम होने के लिए बहुत योग्य होना आवश्यक था। और अब इतने जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य जिसको हम कह रहे हैं, स्कंदगुप्त हैं, इनके समय में जो भी हुनों के आक्रमण हुए तो ये इतने वीर थे कि हुनों के आक्रमण से अपने क्षेत्र को बचाने में सफल रहे। बट इसके बाद जितने भी शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे जो हुनों के आक्रमण को रोक सकते। तो इस तरह से लगातार हुनों के आक्रमण होते रहे और फिर अंततः गुप्त वंश का इस तरह से हम देख रहे हैं कि पतन हो जाता है। तो ये था गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास कि किसके बाद कौन सा शासक आया। तो आपको करना क्या है कि हर राजा का नाम लिखना है और उसके बगल में उसका शासन का काल लिखना है कि उसने कब से कब तक शासन किया और हर शासक के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको आपको लिखते जाना है। इस तरह से आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा और फिर उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आपका जो नोट्स है वो जो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है और 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गुप्त शासन प्रशासन कैसा था। जैसे हमने मौर्य प्रशासन व्यवस्था को देखा वैसे ही हमें गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।